हेलो, नमस्कार, आदाब एंड वेलकम मेरे स्टडी यूट्यूब चैनल मल्टी डायमेंशनल स्टडी स्फीयर में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राइट टू इन्फॉर्मेशन। देखो, राइट टू इन्फॉर्मेशन का मतलब ही है कि इन्फॉर्मेशन का अधिकार, हर एक को इन्फॉर्मेशन का अधिकार है, राइट है जानने का। तो इसकी बात करें तो हर एक जो सिटीजन ऑफ इंडिया है, उसका अधिकार है कि वो गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछ सकता है। कौन से क्वेश्चन पूछ सकता है? जैसे कि अगर कोई भी गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट आया हुआ है, कोई रोड कंस्ट्रक्शन है, कोई बिल्डिंग है, कोई स्कूल है, कोई अस्पताल है, उस पे कितनी स्पेंडिंग हो रही है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन अगर जानना चाहे कोई, तो आफ्टर फाइलिंग आरटीआई वो जान सकता है थ्रू द प्रॉपर चैनल। अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, तो जम्मू एंड कश्मीर का अपना ही राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई एक्ट हुआ करता था 2019 अगस्त तक। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ द 370 स्पेशल स्टेटस, आर्टिकल 370 होने की वजह से। और ये इन जो जम्मू एंड कश्मीर का आरटीआई एक्ट था, ये 2009 में एनेक्टेड हुआ गया था, पास किया गया था, जो कि एप्लीकेबल सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के सिटीजन तक ही था। वही जम्मू एंड कश्मीर के सिटीजन ही क्वेश्चंस पूछ सकते थे। सपोज करो कि अगर जे की किसी भी डिस्ट्रिक्ट का कोई भी इंसान अगर जानना चाहे किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में, किसी भी गवर्नमेंट के काम के बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाहे, तो वो आरटीआई फाइल कर सकता था अंडर द जम्मू एंड कश्मीर आरटीआई एक्ट 2009। ठीक है। उसके बाद आफ्टर 5 अगस्त 2019 के बाद क्या हुआ? आफ्टर द रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370, जो कि किसकी वजह से हुआ था? जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 रिप्लेस कर दिया था। जो जो एक्ट आरटीआई एक्ट 2009 था, इसको रिप्लेस कर दिया था। तो उसके बाद क्या हुआ? इस ऑन 31 अक्टूबर 2019 के बाद जो हमारा इंडिया का राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 था, इसको लागू कर दिया गया पूरे जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख पे। और अब जो नाउ द पीपल इन जे एंड के, जो जम्मू एंड कश्मीर के लोग हैं, वो सेम आरटीआई लॉ यूज कर सकते हैं जो कि बाकी हमारे देश के सिटीजन यूज करते हैं, रेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। अगर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट की बात करें, जो तो ये कब अनेक्ट हुआ था? ये इट इज पास्ड ऑन 15 जून 2005। ठीक है। तो स्टार्टेड, देखो, केम इनटू फोर्स का मतलब होता है कि स्टार्टेड कब हुआ? 12 अक्टूबर 2005 की बात है। और इसने रिप्लेस किसको किया? राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट से पहले भी तो कोई ऐसा एक्ट हुआ करता होगा जिसके अंडर हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते थे गवर्नमेंट के कामों की, जब गवर्नमेंट की कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी नहीं, मतलब जो इंफॉर्मेशन कुछ एग्जेम्प्टेड होती है, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा सकती है, कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है, कुछ सेंसिटिव डाटा होता है, उसको मतलब जो लेने लायक इन्फॉर्मेशन होती थी, उस इन्फॉर्मेशन को तो लेते होंगे किसी न किसी एक्ट के अंडर। तो वो था फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002। तो इसको रिप्लेस किया था आरटीआई एक्ट 2005 ने। ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? मेन गोल था, मेन एम, मेन ऑब्जेक्टिव इसका था, मेक द गवर्नमेंट वर्क ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल। देखो, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही को बनाए रखना गवर्नमेंट की किसी भी काम में, गवर्नमेंट के कामों में, उसके लिए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लाया गया था। अगर हम बात करें इसके ऑब्जेक्टिव्स की, अच्छा, ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ऑब्जेक्टिव पहला है एम्पावर द सिटीजन। देखो, एम्पावर सिटीजन क्या है कि इसमें क्या कर सकते हैं? इट गिव्स द पावर टू द ऑर्डिनरी पीपल। जो भी आम इंसान होता है, आम शहरी जो सिटीजन है, उसको ये एम्पावर करता है, पावर देता है। ये ऑब्जेक्टिव, ये आरटीआई एक्ट, कि वो अपने इंफॉर्मेशन, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे अगर आपको स्कॉलरशिप मनी डिले हो रही है, किसी का स्कॉलरशिप है और वो डिले हो रहा है, और वो आरटीआई फाइल करता है, गवर्नमेंट से पूछता है, भाई ये डिले क्यों हुई और कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ऐसा वो आरटीआई एक्ट के अंडर एक एप्लीकेशन फाइल करके पूछ सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें हम, प्रमोट ट्रांसपेरेंसी, ये दूसरी बात करें, ट्रांसपेरेंसी कैसे प्रमोट करता है? जिसको ओपन सिस्टम बोलते हैं, कि कोई भी किसी को जानने का अधिकार है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट है, तो हम नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा? तो गवर्नमेंट जो भी काम करती है, उसको सीक्रेट नहीं हो सकता है, वो ओपन होना चाहिए। इट शुडंट बी अ सीक्रेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पूछते हो कि हाउ मच मनी वाज गिवन फॉर बिल्डिंग अ हॉस्पिटल, अगर किसी भी अस्पताल को बनाने के लिए कितने पैसा खर्च हुआ, आप पूछ सकते हो, आप जानना चाहो तो जान सकते हो आरटीआई के थ्रू। या फिर हु गॉट द कॉन्ट्रैक्ट, किसको इसका कॉन्ट्रैक्ट मिला है, ठेकेदार कौन है, जान सकते हो। तो उसके बाद नेक्स्ट क्या है? रिड्यूस्ड करप्शन, करप्शन को कम करना, स्टॉप द रॉन्ग प्रैक्टिसेस, मतलब गलत प्रैक्टिसेस को, माल प्रैक्टिसेस को रोकना ही इसका एक मेन
एम था। तो इसके बाद अगर एग्जाम्पल की बात करें, सपोज कोई ब्रिज बन रहा है और उसमें 50 लाख शो करता है, भाई इसका अमाउंट जो है वो 50 लाख है, और जो वर्क अभी इनकम्प्लीट है। आप पूछ सकते हो भाई बिल बताओ, कंट्रैक्टर की डिटेल बताओ, वर्क कंप्लीशन रिपोर्ट बताओ, क्यों नहीं हुआ। तो इसके वजह इससे क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंसी के लिए इसको लाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो मेक गवर्नमेंट अकाउंटेबल, जवाबदेही गवर्नमेंट की बनती है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मस्ट आंसर द सिटीजन, कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ये आंसर देना चाहिए अपने सिटीजन को। कि जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर राशन शॉप है, अगर वो फुल राशन नहीं देता है, इफ अ राशन शॉप इज नॉट गिविंग फुल राशन, यू कैन आस्क, आप पूछ सकते हो, हाउ मच राशन वाज सप्लाइड, कितना राशन सप्लाई किया, क्यों नहीं मिला, ऑन विच डेट, कौन सी डेट को। और ऑफिशियल को रिप्लाई करना होता है विद इन 30 डेज। अंडर द आरटीआई एक्ट ये लिखा गया है, उसको 30 डेज में रिप्लाई इसका करना पड़ता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो अगला है हु कैन फाइल आरटीआई, कौन आरटीआई फाइल कौन कौन कर सकता है। तो इन सिंपल वर्ड्स की बात करें तो एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, कोई भी सिटीजन इंडिया का, कोई भी इंडिया का सिटीजन जो वो जान सकता है। यू मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन, ठीक है, इंडियन सिटीजन होना पहली इसकी शर्त है। नेक्स्ट, आपको ये नहीं बोलना पड़ता है कि मुझे इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए। यू डोंट नीड टू टेल वाई यू वांट द इन्फॉर्मेशन, आपको ये जरूरत नहीं पड़ती है, रीजन नहीं देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू नो, अगर आप जानना चाहते हो कि हाउ मच मनी स्पेंट ऑन रोड कंस्ट्रक्शन, आपके गांव में कोई रोड बन रहा है, आप जानना चाहते हो कितना पैसा उस पर खर्च हुआ, तो आप पूछ सकते हो, यू कैन आस्क थ्रू द आरटीआई, ठीक है। और आपको कोई उसके लिए एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई रीजन देने की जरूरत नहीं पड़ती है कि मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ, क्यों इन्फॉर्मेशन चाहता हूँ। बिकॉज गवर्नमेंट इज बाउंड टू गिव द रिप्लाई, प्रॉपर रिप्लाई थ्रू द प्रॉपर चैनल, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट बात करें और टाइम लिमिट की बात करें, कितने टाइम में रिप्लाई आना जरूरी होता है। अगर हम नॉर्मल केसेस की बात करें, इन मोस्ट ऑफ द केसेस की बात करें, तो 30 डेज में रिप्लाई मिलना ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पूछते हो फंड्स के बारे में, किसी स्कूल के गवर्नमेंट गवर्नमेंट बिल्डिंग बन रही है, तो यू विल गेट अ रिप्लाई विद इन 30 डेज, 30 दिनों तक आपको रिप्लाई मिलना चाहिए। और अगला है 48 आवर्स वाला, देखो ये 48 आवर्स वाला है, ये उस केस में होता है अगर किसी की जिंदगी का सवाल हो, जैसे लिबर्टी और लाइफ के केस में, इफ द इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू समवन्स लाइफ। अगर कोई, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि अगर कोई समवन इज इन द लीगली डिटेन, अगर पुलिस की कस्टडी में और लीगल डिटेन है, उसको किया हुआ, पकड़ के रखा हुआ, कस्टडी में है, तो आप पूछ सकते हो डिटेल उसकी, टू सेव दैट पर्सन, कि पूछ सकते हो भाई रिप्लाई, और उसका रिप्लाई जो चाहिए उनको प्रॉपर, कि क्यों इसको डिटेन किया गया, विद इन 48 आवर्स वो रिप्लाई आना ही चाहिए। उसके बाद 35 डेज की बात करें तो 35 डेज में कौन सा रिप्लाई आता है, इफ यू सबमिट द आरटीआई थ्रू एन असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर देन इट मे टेक 35 डेज, ठीक है। असिस्टेंट का मतलब ये होता है कि अगर आपने आरटीआई सबमिट की है थ्रू द लोकल पोस्ट ऑफिस, अगर पोस्ट ऑफिस से आप आरटीआई फाइल करते हो, तो आपको मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपको 30 नहीं 35 डेज में रिप्लाई मिलेगा। नॉर्मल केसेस की बात कर रहा हूँ, कोई एक्सेप्शनल केसेस की बात नहीं कर रहा हूँ। अगली बात करें अगर, भाई ये वेयर डज आरटीआई अप्लाई, ये अप्लाई कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, ये आरटीआई एक्ट, ये एप्लीकेबल है। आरटीआई कैन यूज टू आस्क द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फॉर एग्जांपल मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मतलब पूछ सकते हो आप। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, जैसे जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। लोकल बॉडीज से कर सकते हो, जैसे पंचायत हो गया, म्यूनसिपैलिटीज हो गया, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो गई। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कौन कौन से होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे ओएनजीसी है, उस एसबीआई है, ठीक है, दीज आर द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। अगर आप नेक्स्ट बात करें तो गवर्नमेंट फंडेड एनजीओस, कौन से, गवर्नमेंट फंडेड एनजीओ होने चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट लगा हुआ होना चाहिए। ऐसे नहीं कि प्राइवेट, उनसे कोई इन्फॉर्मेशन आप नहीं ले सकते, वो नहीं देना चाहिए तो नहीं। लेकिन गवर्नमेंट फंडेड कुछ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन प्योरली विदाउट द फंडिंग ऑफ गवर्नमेंट होती है, उनसे नहीं पूछ सकते हो। लेकिन जहाँ पे गवर्नमेंट की फंडेड कंट्रीब्यूशन होती है, जब फंडिंग होती है, वहाँ पूछ सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से पूछ सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जैसे इलेक्शन कमीशन, कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद डजन वेयर आरटीआई डज नॉट अप्लाई, कहाँ आरटीआई अप्लाई नहीं होता है, ये कहाँ नहीं होता है, प्राइवेट कंपनीज को। प्राइवेट कंपनीज को आप नहीं पूछ सकते हो उसके बारे में। अगर
if you want to ask the private company, you cannot directly ask a private mobile company for its business detail. अगर आप बोलो भाई प्राइवेट कंपनी कोई बिजनेस कंपनी है, मोबाइल की कंपनी, आप उसको उसके बिजनेस के डिटेल पूछना चाहो तो वो नहीं पूछ सकते हो क्योंकि वो प्राइवेट है। बट इफ अ प्राइवेट, लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है, अगर प्राइवेट कंपनी बहुत सारे पैसे गवर्नमेंट के लगे हुए हैं उसमें, इफ इट गेट्स अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट, देन यू कैन फाइल एन आरटीआई एंड आस्क फॉर द फर्दर डिटेल, तो फिर पूछ सकते हो, ऐसा नहीं। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें, देखो आरटीआई एप्लीकेशन फी की बात करें तो सिर्फ 10 रुपये लगते हैं। उसके बाद अगर बीपीएल कोई सिटीजन है, कोई आम इंसान बीपीएल इंसान है, तो बंदा है वो पूछना चाहे, कोई आरटीआई फाइल करना चाहे तो वो फ्री ऑफ कास्ट कर सकता है। इंफॉर्मेशन कमीशन की बात करें तो इंफॉर्मेशन कमीशन जो है इट इज़ अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। क्या है ये? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, इट इज़ अ नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल क्यों है? अब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन सी होती हैं? जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वो होती हैं जो डायरेक्टली एस्टेब्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो रहा था उस टाइम जो जो भी बॉडीज बनाई गई हैं, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, सीएजी हो गया, मैंने आपको एग्जांपल अभी बताई, तो क्यों वो एक ऑटोनॉमस और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए होती है उनको मॉडिफाई करने के लिए। लेकिन चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन की बात करें, इस बॉडी की इंफॉर्मेशन कमीशन की बात करें, तो इसको जरूरत नहीं होती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की। क्यों? ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, आप इसको एस भी लिख सकते हो, स्टैट्यूट के थ्रू बनाई गई है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब होता है जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा बनाई गई हो, या स्टेट लेजिस्लेचर टू रेगुलेट द स्पेसिफिक सेक्टर, जैसे सेबी होगी, एनएचआरसी होगी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन या स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, ये सारे क्या है? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नहीं है। ठीक है, अब हम इसकी बात करें, अपॉइंटमेंट प्रोसेस की बात करें, तो जो भी चीफ जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है प्लस 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं। देखो इसमें कौन कौन होता है? एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है, 10 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए इंफॉर्मेशन कमिश्नर, अप टू 10 हो सकते हैं। इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। अब प्रेसिडेंट तो करता है, लेकिन प्रेसिडेंट को रिकमेंड कौन करता है? रिकमेंडेशन कमेटी बनी होती है, जिसमें कौन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन होता है लोकसभा का, और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होता है, जो किसके द्वारा नॉमिनेट किया होता है? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। तो ये 3 मेंबर्स की बॉडी होती है जो रिकमेंड करती है कि भाई ये बंदे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनना चाहिए, और ये कम से कम 10, कम से कम नहीं, मोर 10 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए इंफॉर्मेशनर कमिश्नर्स की रिकमेंड करते हैं, और प्रेसिडेंट उनको बना देता है, अपॉइंट कर देता है। ठीक है, उसके बाद टेन्योर की बात करें तो टेन्योर होता है जो भी गवर्नमेंट डिसाइड करती है, इट इज प्रेस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और जब प्रेस्क्राइब मतलब प्रेस्क्राइब 6 ईयर भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, जब बंदा 65 ईयर्स तक आप उस चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या इंफॉर्मेशन कमिश्नर की कुर्सी पे रह सकता है। विच एवरेज अर्लियर का मतलब होता है, सपोज कोई 60 ईयर्स का, 61 का 61 का चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनता है, तो उसको 4 साल ही बचेंगे ना 65 होने के लिए। तो पहले कौन आया? 65 अर्ली हो गए तो 65 पे रिटायर हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा 5 साल रहेगा और 65 के सिवाय 66 पे रिटायर होगा, ऐसा नहीं है। जो भी अर्लियर होगा, जैसे सपोज कोई 59 का बन गया और 5 साल के लिए टेन्योर है, 5 साल के लिए टेन्योर, तो वो कितने पे हो जाएगा? 64 पे रिटायर होगा, ना कि 65 पे। इसलिए बीच जो भी अर्लियर होगा उसी पे रिटायर हो जाएगा, जो या तो पहले 5 साल खत्म हो जाएंगे या 65 पहले हो जाएंगे उसी पे, उसको बीच एवरेज अर्लियर का ये मतलब होता है। अगर हम इन्फॉर्मेशन नॉट डिस्क्लोज्ड इफ इट अफेक्ट, देखो वो इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा सकती है जो कि किस किस को अफेक्ट करे, इसको एग्जाम्पशन बोलते हैं। आरटी एक्ट का सेक्शन 8 बोलती है कि इन्फॉर्मेशन देना भी जरूरी नहीं है, अगर वो क्या किसको हनन करती है, किसका हनन वायलेट करती है? नेशनल सिक्योरिटी। अगर नेशनल सिक्योरिटी की बात आ जाती है तो इन्फॉर्मेशन, उस इन्फॉर्मेशन को इंडियन सिटीजन भी हो तब भी उसको एक्सेस नहीं कर सकता है। या फिर इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया हो, जैसे एकता और अखंडता भी अगर दांव पे लगी हो, उस इंफॉर्मेशन को भी एक्सेस नहीं मिलती है, वो गवर्नमेंट नहीं नहीं दे सकती है। जब फॉरेन रिलेशन, जो हमारे फॉरेन ट्रेड, फॉरेन रिलेशन किसी दूसरे कंट्री के साथ जो रिलेशंस हैं, उनमें अगर उस पर कोई आँच आ रही हो तब भी ज़रूरी नहीं है कि वो इंफॉर्मेशन दी जाए, मतलब नहीं दी जाती है। ये एग्जाम्पशंस हैं। डिप्लोमेटिक टाइज या इश्यूज को अगर उसका वायलेशन हो, यूनिटी ऑफ द नेशन या ट्रेड डील्स हो,
या कुछ सीक्रेट्स डील्स हों वो हों, उसके बारे में बताना ज़रूरी नहीं होता। आरटीआई से भी वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। बिज़नेस हो गया, इकोनॉमिक इंटरेस्ट पे की बात, या फिर कैबिनेट पेपर्स हों, इसमें भी आपको आरटीआई फाइल करने से भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। पर्सनल हम अगर आप चाहो कि किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो भी नहीं मिलती है इफ़ नॉट इन पब्लिक इंटरेस्ट, क्योंकि पर्सनल इन्फॉर्मेशन अगर पब्लिक की कोई प्रॉब्लम है और पब्लिक के इंटरेस्ट पे, लार्ज मासेस के इंटरेस्ट पे अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। लेकिन अगर इफ इट इज नॉट इन द पब्लिक इंटरेस्ट, देन यू कैन नॉट एक्सेस द इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी पर्सन ऑन द ग्राउंड ऑफ आरटीआई एक्ट। अब नेक्स्ट चलते हैं स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन। अगर स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन की बात करें, तो इसमें होता है स्टेट चीफ इन्फॉर्मेशन कमीशन प्लस 10, नॉट मोर देन 10 स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर। जैसे हमने यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट में पढ़े, ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट में होते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे थे, अब जब यूनियन गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता था, यहाँ पे स्टेट में गवर्नर करेगा, क्योंकि प्रेसिडेंट इज इक्विवेलेंट टू द गवर्नर। अब रिकमेंडेशन वहाँ कौन करता था, अपॉइंटमेंट कमेटी या रिकमेंडेशन कमेटी, तो यहाँ पे भी अपॉइंटमेंट कमेटी होगी। लेकिन वहाँ चेयरपर्सन कौन था, प्राइम मिनिस्टर। तो स्टेट में कौन होगा, चीफ मिनिस्टर। उसके बाद वहाँ लीडर ऑफ अपोजिशन था, यहाँ पे भी लीडर ऑफ अपोजिशन, स्टेट में भी। वहाँ यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर था, यहाँ पे स्टेट का कैबिनेट मिनिस्टर होगा। अब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नॉमिनेटेड किसके द्वारा होगा, सीएम के। वहाँ पे नॉमिनेटेड यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर किसके द्वारा हुआ होता था, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। तो यहाँ पे स्टेट और सेंटर की बात चल रही है, तो सेम प्रोसेस है, बस गवर्नर प्रेसिडेंट किससे रिप्लेस होता है, सीएम जो होता है वो पीएम को सीएम रिप्लेस करता है, लीडर ऑफ अपोजिशन रहता ही है, और कैबिनेट मिनिस्टर जो अपॉइंट होता है किसके द्वारा, सीएम के द्वारा। वहां पे यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर किसके द्वारा अपॉइंट होता है, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, मतलब नॉमिनेटेड होता है। अब इसके बाद बात करें इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, 2019 के बाद कुछ बहुत ही जरूरी अमेंडमेंट्स हुई थी। टर्म्स एंड सैलरी ऑफ द इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन डिसाइड करता है, बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। पहले की बात है, 2019 से पहले क्या था कि भाई एक फिक्स्ड टर्म थी कि आपको चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर या इन्फॉर्मेशन कमिश्नर बन गए हो, तो आपको 5 साल और 65 ईयर्स ऑफ एज तक रहना है। फिर 5, ये याद रखना, ये दोबारा रिपॉइंट नहीं होते। एक बार जो इन्फॉर्मेशन सीआईसी चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर या स्टेट चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, जो 10 इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं, एक बार अपॉइंट होगी, वो दूसरी बार रीअपॉइंटमेंट नहीं होती है उनकी, एक ही बार बन सकते हैं। तो इसके बाद अगर हम बात करें पेनल्टीज अंडर आरटीआई, देखो 250 रुपीज पर डे होते हैं। ये किस पे होता है, ये पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, अगर किसी डिपार्टमेंट में आपने कोई इन्फॉर्मेशन एक्सेस की और वो नहीं दे रहा है, जो जिसको बोलते हैं पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, तो उसके लिए अगर वो डिले करता है या कोई गलत इन्फॉर्मेशन देता है, तो उसको पेनल्टी पे करना पड़ती है, 250 रुपीज दिन के, और मैक्सिमम ये 25,000 तक एक्सीड करती है, ठीक है। तो उसके बाद अगर इंपॉर्टेंट सेक्शंस की बात करें, ये बहुत जरूरी सेक्शंस है जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, मैंने वही उठाई है। तो सेक्शन 3 किससे डील करती है, सेक्शन 3 डील्स विद द राइट टू इन्फॉर्मेशन। देखो इसी सेक्शन के अंडर आपको एप्लीकेशन फाइल करना होती है, विच डील्स द सेक्शन 3 डील्स विद द राइट टू इन्फॉर्मेशन। सेक्शन 6 किससे डील करती है, इट डील्स विद द रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन। इसमें रिक्वेस्ट आ जाती है, 6 में रिक्वेस्ट आती है, और 7 में होती है डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट। डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट मतलब जो अगर आपने फाइल कर दी, अपने प्रोसेस फॉलो कर दिया, आरटीआई लगा दी, एप्लीकेशन आपकी चलेगी, अब डिस्पोजल अंडर द सेक्शन 7 कौन करेगा, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर आपको इन्फॉर्मेशन डिस्पोज करेगा, देगा, प्रोवाइड करेगा, ठीक है। सेक्शन 8 की बात करें, तो एग्जेप्शन, सेक्शन 8 में एग्जेम्पशंस आती हैं, वही जो अभी आपने पढ़ी, इंटरनेशनल रिलेशन, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ यूनिटी ऑफ इंडिया, पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं, तो या फिर प्राइवेट कंपनी की अंडर सेक्शन 8 आता है, ठीक है। सेक्शन 19 की बात करें, तो इसमें हम अपील्स, फर्स्ट अपील, सेकंड अपील, थर्ड अपील, फर्स्ट अपील और सेकंड अपील, फर्स्ट अपील विद इन द डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट होती है, और उसके बाद सेकंड अपील अगर वो नहीं इंटरटेन करते, तो उसके बाद हम या तो स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन के पास जाते हैं, या फिर सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन के पास जाते हैं। ये अपील अंडर सेक्शन 19 में मूव करते हैं। अगर हमें प्रॉपर डिपार्टमेंट से नहीं मिलती, फिर हम जैसे सुप्रीम कोर्ट में कोई मसला लेके जाते हैं, ऐसे ही इन्फॉर्मेशन का मसला या इन्फॉर्मेशन का सुप्रीम कोर्ट कौन है, चीफ इन्फॉर्मेशन कमीशन, और स्टेट में स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन। अगर हम सेक्शन 20 की बात करें, तो इसमें पेनल्टीज आती हैं। सेक्शन 20 में पेनल्टीज, जो भी हमने देखो अभी पेनल्टीज पढ़ी, ये अंडर सेक्शन 20 आते हैं। सो द 20 द सेक्शन ऑफ आरटी एक्ट डील्स विद द पेनल्टीज। अगर हम देखो फर्स्ट अपील और सेकंड अपील की बात करें, देखो अपील प्रोसेस कैसा होता है। पहले अपील तो हम सीधा ही चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर
कमीशन या स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन के पास तो नहीं चले जाएंगे, पहली अपील होती है डिपार्टमेंट से। जिस डिपार्टमेंट है, जैसे रोड के बारे में तो रोड वाले डिपार्टमेंट, नेशनल जो हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जब कोई जो भी उस डिपार्टमेंट से डील करता है, पहले हम वहाँ पे एप्लीकेशन फाइल करते हैं। अगर वहाँ नहीं मिलती है, फिर हम जाते हैं या तो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन या स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन के पास। ये सेकंड अपील होती है, फर्स्ट विद इन डिपार्टमेंट होती है। और नॉर्मल केस में 30 डेज में मिलती है, और जो लाइफ एंड लिबर्टी की बात हो तो 48 में इनको 40 विद इन 48 आवर्स में इनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना पड़ती है। वो जो ऐसे हमने पीछे पढ़ा कि 30 डेज, 35 डेज, 48 आवर्स, ठीक है। तो सेकंड अपील में चले गए CIC, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन या स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन, और उनको विद इन 90 डेज में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना पड़ती है। एक लैंडमार्क केस आया हुआ था, ये केस था, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, CBSE वर्सेज आदित्य बानोपाध्याय 2011 में। इसमें कुछ स्टूडेंट्स ने केस फाइल किया था। उनकी जो एवेल्यूटेड शीट्स थी, उसके अंडर एक डायरेक्शन आई थी कि भाई जो भी बच्चे की एवेल्यूटेड आंसर शीट होती है उसको एक्सेस मिलना चाहिए, बच्चा उसको देख सकता है कि मेरे कितने मार्क्स आए क्या है। तो ये अंडर RTI वो अब कोई भी स्टूडेंट RTI लगा सकता है अपनी एवेल्यूटेड आंसर शीट को, कि क्वेश्चन का पता करने के लिए कितने मार्क्स आए क्या है उसके बारे में, जो भी उसके लूप होल्स है, जो भी उसको डाउट है मुझे कम मिले मार्क्स ज़्यादा बनते थे, तो वो जान सकता है। ऑन 31 अक्टूबर 2019 में क्या हुआ था, जो सेंट्रल RTI एक्ट 2005 था, ये एक्सटेंड हो गया था जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को। क्यों? क्योंकि आफ्टर द स्टक डाउन ऑफ 370 आर्टिकल। तो इसमें क्या क्या चेंजेस थी, कुछ की चेंजेस इंक्लूडेड हैं इसमें। पहला क्या है, इन्फोर्समेंट ऑफ RTI एक्ट 2005। देखो पहले हमारा अपना RTI एक्ट था जिसको 2009 एक्ट हमने अभी पढ़ा। जैसे ही 370 स्टक डाउन हो गया, 370 चला गया, तो उसके बाद सेंट्रल एक्ट जो था RTI एक्ट 2005, ये इसकी एक्सटेंशन होगी पूरे JNK में भी। तो ये सब इसमें लिखा हुआ है, स्टक डाउन होना या सारी चीज़ें ये, और इसके बाद इन्फोर्स हो गया विद इफेक्ट फ्रॉम 31 अक्टूबर 2019। और अब सिटीजन ऑफ इंडिया जो JNK है, कि पहले तो सिर्फ JNK रेजिडेंट जिसके पास PRC परमानेंट सर्टिफिकेट जो यहाँ का हुआ करता था, रेजिडेंट सर्टिफिकेट, वही जम्मू कश्मीर की जो भी इंफॉर्मेशन थी डिपार्टमेंट से ले सकता था। जम्मू कश्मीर से बाहर का बंदा यहाँ की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकता था, लेकिन अब ले सकता है, क्योंकि अब जो है वो पूरा JNK भी जो है वो सेंट्रल RTI एक्ट के अंडर आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्या है, एक्सेस फॉर ऑल सिटी। देखो यही बात मैंने अभी बताया आपको कि सारे सिटीजन ऑफ इंडिया जो है अब सिटीजन ऑफ JNK हैं, और वो भी एक्सेस कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को। लेकिन 2019 से पहले, आफ्टर जब 370 आर्टिकल था, तब वो इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते थे, ठीक है। अब क्या था, उससे पहले क्या था, सिर्फ ओनली सिटीजन ऑफ इंडिया रेजिडिंग इन द JNK वही फाइल RTI कर सकते थे अंडर द वही RTI एक्ट 2009। तो लेकिन 2019 के बाद, अक्टूबर के बाद, अब कोई भी एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन नाउ फाइल द RTI पर्टेनिंग टू द मैटर रिलेटेड टू द JNK एंड लद्दाख, ठीक है। ये वाला सारी चीजें जो रिजर्व थी पहले, अब नहीं रही, ठीक है, विच वाज रिजर्व्ड ओनली टू द सिटीजन ऑफ एस्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब ऐसा नहीं है, JNK के सिटीजन तो ले ही सकते हैं, बाहर के भी ले सकते हैं। इन्फॉर्मेशन कमीशन की बात करें तो JNK का जो स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन था वो डिसॉल्व हो गया है। ये इसने अपना काम करना बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि अब ये जो एक्ट RTI एक्ट 2005 जो है वो एक्सपैंड हो गया है और लागू हो गया है JNK भी, इसलिए, ठीक है। तो ये सारा हो गया। अब PIO और FAA, PIO होता है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, और FAA होता है फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटीज जो हैं। अब इनके पास जो है ऑन द ग्राउंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इन JNK है टू डेजिग्नेट CPIO फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी एज पर द सेंट्रल लॉ। अब हमारे जो JNK के हैं PIO और FAA, ये हम डेजिग्नेट करते हैं एज पर द RTI एक्ट 2005 विच इज सेंट्रल लॉ एक्सटेंडेड टू द जम्मू एंड कश्मीर आल्सो। इसमें क्या होता था, इसमें क्या है, जैसे जो ड्यूटी DC होता है वो कौन होता है, वो होता है बिकम द PIOs एंड देयर हायर ऑफिसर, और उनके जो हायर DC के हायर ऑफिसर जो होते हैं वो होते हैं FAA। तो इसका मतलब है पहले जो हम किसके पास जाते हैं, पहले हम DC के पास जाते हैं। क्यों? वो कौन उनके पास क्यों जाते हैं? क्योंकि ही इज द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। अगर वहां से इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, देन वी मूव टू द नेक्स्ट हायरार्कियल ऑफिसर विच इज हु इज वी नोन एज द देयर हायर ऑफिसर नोन एज फर्स्ट अपीलेट, जिसको द फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटीज, ठीक है। उसके बाद द होम डिपार्टमेंट की बात करें, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, GAD में जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट इशूड द गाइडलाइंस टू सेटअप दिस RTI बेंचेस को सेटअप
करने के लिए कौन डायरेक्शंस देता है? जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बेंचेस बनते हैं, इसमें हम इंफॉर्मेशन लेने के लिए इन लेट 2024 की बात करें तो यूनियन गवर्नमेंट आल्सो लॉन्च द, अब ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया कर दिया है इसमें। इन शॉर्ट बताएं तो 24 में 2024 में के बाद ऑनलाइन आरटीआई फाइल कर सकते हैं हम, क्योंकि गवर्नमेंट ने आरटीआई पोर्टल जो है ऑनलाइन कर दिया है। अब हम इलेक्ट्रॉनिकली वी कैन एक्सेस द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। ठीक है, तो ये सारा कुछ लिखा हुआ है। आई होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।